हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो उस समय इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1956 के आसपास डेवलप हुआ था और आज हम इसके सब डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज के समय में जिस चीज़ को हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम बेसिकली क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम बनाते हैं। तो उस समय के टाइम में जब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, तो उस समय हम प्रोग्राम की जगह इसको एक टर्म यूज़ करते थे, जॉब। तब एक टर्म यूज़ होती थी जॉब, और जॉब के अंदर आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो होता था। साथ में इनपुट आउटपुट डेटा, मतलब इनपुट डेटा कहते हैं अपन, इनपुट डेटा होता था और साथ में होते थे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो एक सिंपल प्रोग्राम की जगह उस समय हम एक प्रोग्राम, इनपुट डेटा सेट को और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इनको मिला के हम एक टर्म यूज करते थे जिसको कहते थे जॉब। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको एक कैलकुलेशन का प्रोग्राम लिखना है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है, तो आपका प्रोग्राम हो गया कैलकुलेटर का आपका प्रोग्राम हो गया। आपका इनपुट आउटपुट डेटा में प्लस करना है, माइनस करना है, डेटा सेट हो गए, वेरिएबल्स हो गए। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आपका कि व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म फर्स्ट, या क्या प्रायोरिटी में पहले परफॉर्म करना है, तो ये कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो बेसिकली पहले के टर्म्स में अब मैं जब यूज करूंगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझाते में जॉब, तो आपको ध्यान रखना है जॉब बेसिकली एक तरह का आज का प्रोग्राम ही है, लेकिन उस समय ये कॉम्बिनेशन होता था प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट डेटा का और आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का। तो देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ यूजर्स, एन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते थे, यूजर 1, यूजर 2 और यहाँ पे हो गया यूजर एन। और हर यूजर का एक अपने तरह का जॉब होगा, जॉब 1, जॉब 2 लेकर ये कहाँ तक हो सकता है, जॉब एन टाइप ऑफ जॉब्स। मतलब हर यूजर एक डिफरेंट जॉब परफॉर्म करवाना चाहता है। तो वहां क्या होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सारे जॉब डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते थे। ये सारे जॉब जाते थे एक ऑपरेटर के पास और ऑपरेटर डिसाइड करता था उन सारे जॉब्स को कंसिडर करने पर ऑपरेटर उनके बैच बनाता था। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, वाइवा देने जाते हैं, तो आपका क्या होता है, एक बैच बनता है ना, 5 लोगों का बैच बना, 6 लोग का बैच बना, रोल नंबर वाइज बना, या जो भी मेथड वहाँ पे स्कूल कॉलेज में अप्लाई करते हैं उस मेथड पे आपका बैच बनता है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैच बनाया, जैसे बैच 1, बैच 2, इस तरह का मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैच में अलग अलग नंबर है, जॉब 7, जॉब 3, जॉब 11। इस ऑपरेटर को जितने भी जॉब मिले उसमें से इसने एक बैच ये बनाया, एक बैच ये बनाया। अब ये बैच डिसाइड कैसे करता है कि कौन सा, किस चीज़ का, कितने जॉब्स का बैच बनाना है, कैसे बनाना है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जॉब जो बनाते समय ऑपरेटर ध्यान रखता है नीड, क्या आउटपुट परफॉर्म, या हमको आउटपुट चाहिए, या क्या एग्जीक्यूट करना है, या किस तरह की। मान लीजिए कोई कॉमन लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल कोबोल लैंग्वेज है, तो कोबोल लैंग्वेज पे 2 जॉब बने हुए हैं, इस पे एग्जीक्यूट होना है, तो उन्होंने क्या किया, इसका एक बैच बना दिया। मान लीजिए वो सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं, तो उनमें कॉमन है सेम मेमोरी, तो उनका एक बैच बना दिया। जैसे होता है ना, आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके स्कूल कॉलेज में आपके रोल नंबर 1 to 5 एक साथ कॉमन है, मतलब स्टार्टिंग के 5 है, तो उनका एक बैच बन गया। इसी तरह आगे कभी 55 to 60, मतलब वो लास्ट का रोल नंबर कॉमन थे तो वो बन गया। तो मतलब कोई भी कॉमन उनकी नीड्स हो या उनका एक कॉमन लैंग्वेज हो, इस तरह की चीज़ें पकड़ के इसका बैच बना देते हैं। तो बैच मतलब ऐसा रैंडम बनता है कि मतलब जरूरी नहीं कि 1 2 3 लाइन से बने। यहाँ पे ये भी है कि मान लीजिए कोबोल लैंग्वेज उस समय यूज थी, तो कोबोल लैंग्वेज में ये सब जॉब लिखे, इसलिए इनका बैच बन गया। यहाँ मान लीजिए मेमोरी साइज एक बराबर चाहिए था, तो इसका जॉब एक बैच बना दिया। तो इस तरह से बैच यहाँ पे बनते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, यूजर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता था, यूजर को किसके थ्रू काम करना पड़ेगा, ऑपरेटर के। ऑपरेटर डिसाइड करेगा बैच। और एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऑपरेटर बैच बना लेता था एज पर नीड, तो उसको सीक्वेंशियली एक के बाद एक वो भेजने लगता है हमारे सीपीयू के पास, जहाँ पे वो वर्क करके यहाँ पे क्या मिलता है हमको, आउटपुट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने सीपीयू के साथ ओएस और यूजर प्रोग्राम लिखा है। तो उस समय मेन फ्रेम सिस्टम, इस तरह के सिस्टम चलते थे जहाँ बेसिकली सीपीयू और पार्ट, अदर पार्ट जो होता था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम इसको समझें तो
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, नंबर ऑफ यूजर्स जितने भी हों उनसे जॉब लेता है ऑपरेटर के थ्रू, एज पर नीड या कोई कॉमन चीज के हिसाब से उनके बैच बनाता है और सीक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक बैच सीपीयू में जाते हैं और यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन होने के बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ ध्यान रखने की बात है सीक्वेंशियल है ये, मतलब जब तक बैच 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा बैच 2 का कुछ भी नहीं हो सकता। बैच 2 को वेट करना पड़ेगा जब तक बैच 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बेसिकली एक दो एडवांटेज हम यहाँ पे समझते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इसका एडवांटेज कह लें अगर इनिशियली, तो यूज़र को एक बार जब यूज़र ने जॉब वो कर दिया तो उसका कोई इंटरवेंशन नहीं है, मतलब उसको कोई इस तरह का परेशान नहीं होना कि किस तरह से वो एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये ऑपरेटर का एक कह लें हेडेक है कि वो उसके बैच बनाएगा और वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। अब इसी चीज़ में इसको डिसएडवांटेज में भी देख सकते हैं कि रियल टाइम में अगर मान लो यूज़र ने कोई जॉब दिया और उसको बाद में उस जॉब में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो नहीं कर पाएगा। एक बार ऑपरेटर के पास हो गया तो बैच बनेगा और आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके डिसएडवांटेज में एक और मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है कि जो सीपीयू है उसकी स्पीड अलग होती है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं उनकी स्पीड अलग होती है। तो स्पीड मिसमैच के कारण भी कई बार ये होता है कि इसमें काफ़ी डिले हो सकता है। तो एक इस तरह का डिसएडवांटेज भी हो गया। और बेसिकली जो ये मेमोरी का जो रिसोर्सेज का यूज़ भी इसमें एक डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा ये है कि मान लीजिए किसी कारण से बैच 1 एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है तो बैच 2 को वेट करना ही पड़ेगा, वो उस समय एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक बैच 1 एग्जीक्यूट नहीं होता। तो बेसिकली कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं और इन्हीं को दूर करने के लिए आगे फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, इस तरह से मल्टी प्रोसेसिंग, इस तरह से बहुत सारे इसके जो आगे भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हुए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो होपफुली आपको ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई वीडियो हमको बनाना हो, मुझे बनाना हो, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं, इसके आगे के और भी टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हम डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।